अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं 7 वेज टू बूस्ट आवर इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के 7 रास्ते कौन से हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस पर्सपेक्टिव से बोलिए, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बोलिए और नॉर्मली भी अगर आप सिटीजन हो इंडिया के, आपको पता होना चाहिए कौन से ऐसे रास्ते हो सकते हैं जिससे कि हमारी इकोनॉमी को हम बूस्ट कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक्चुअली एस्टिमेट्स अगर हम देखें तो 11 ट्रिलियन डॉलर्स यहाँ पर हमें लॉस्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं 2020-21 में। ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स ये 28 ट्रिलियन डॉलर्स हो सकते हैं। इन पर्टिकुलर फंड एस्टिमेट्स अगर हम देखते हैं डेवलप्ड मार्केट्स के, यहाँ पर बात की जा रही है डेवलप्ड मार्केट की, ठीक है। जीडीपी जो है वो 3.5% जितना यहाँ पर प्री पेंडेमिक में होता था उसे 3.5% बिलो हमें देखने को मिल रही है। मतलब फर्ज कीजिए कि ग्रोथ तो होती है, देखिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ग्रोथ तो होगी ही, मगर जितना पेंडेमिक के पहले था उससे कम होगी। मतलब फर्ज कीजिए कि अगर पेंडेमिक नहीं आता तो अगर 10% जो है वो ग्रोथ अगर हमें देखने को मिलती थी, मगर अब इसके 3.5% कम हमें ग्रोथ जो है वो देखने को मिलने वाली है। और वही अगर हम इमर्जिंग मार्केट्स की बात करते हैं, डेवलपिंग मार्केट्स की बात करते हैं, तो ये आंकड़ा 5.5% ऑफ जीडीपी जो है वो देखने को मिलता है। मतलब ये तो डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो 3.5% नीचे जा रही है, लेकिन जो डेवलपिंग इमर्जिंग मार्केट है वो 5.5% जो है वो नीचे चलेगा प्री पेंडेमिक से। अब मेजर जो लिए गए हैं आरबीआई के द्वारा बोलिए, गवर्नमेंट के द्वारा बोलिए, तो कई सारे मेजर्स लिए गए हैं जिससे कि हमारी इकोनॉमी को हम बूस्ट कर सके। जैसे कि अगर हम आरबीआई की बात करें, देखिए 2 तरीके की पॉलिसीज होती है, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई के द्वारा लाई जाती है और फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लाई जाती है। आरबीआई मतलब क्या है, रेपो रेट जो है उसमें चेंज करना, रिवर्स रेपो रेट में चेंज करना, है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारे हो गए आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसीज। लेकिन फिस्कल पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो जो टैक्सेस है उसमें कटौती करना, टैक्सेस में चेंज करना, फिस्कल स्टिमुलस देना, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो अगर हम आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई ने कौन कौन से मेजर्स लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो रेपो रेट। आरबीआई ने यहाँ पर रेपो रेट जो है उसमें कटौती की है, काफ़ी कंटिन्यूसली कटौती की है। अभी अगर आप देखोगे तो अभी कुछ टाइम से उन्होंने कांस्टेंट रखा है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ना। अब ये सिनारियो कैसे होता है, रेपो रेट आप सभी को पता है, कई बार मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक भी वीडियो आप मिस मत किया कीजिए, क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ देखते हैं। आरबीआई अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो रेपो रेट क्या होता है, देखिए यहाँ पर है आरबीआई, यहाँ पर है बैंक और यहाँ पर है लोन लेने वाला इंसान, यहाँ पर है डिपॉजिट करने वाला। अब यहाँ पर फर्ज कीजिए कि बैंक में डिपॉजिट आए हैं 100 रुपीज़। अब ये 100 रुपीज़ की जगह पर बैंक को, ये जो डिपॉजिटर है इसको भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो इसको 103 रुपये अगर बैंक को वापस देने हैं 3% इंटरेस्ट रेट से, तो ये जो बैंक है ये क्या दान में बांट रही है 3 रुपये? नहीं, मतलब ये जो 100 रुपये आए हैं बैंक कमाने के लिए क्या करेगी, लोन में घुमाएगी। अब ये इसको लोन दे रही है, जब ये इसको 100 रुपीज़ लोन दे रही है तो फिर ये 3% जब इसको दे रही है तो इससे ज़्यादा ही रखेगी ना, तो ये रख रही है 5% का, ठीक है, 5%। मतलब ये लोन वाला जो है बैंक को 105 रुपये वापस देगा,
है ना। मतलब बैंक को 105 रुपये मिल रहे हैं, बैंक को कितने देने हैं, 103 रुपये देने हैं, मतलब बीच में बैंक का 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इस तरीके से बैंक प्रॉफिट कमाती है। अब नेक्स्ट सिनारियो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो आरबीआई है वो पिक्चर में कब आती है, रेपो रेट पिक्चर में कब आता है। तो ये पिक्चर में आता है जब बैंक के पास के डिपॉजिटर के पैसे खत्म हो जाते हैं। अब बैंक को लोन तो देना है, तो बैंक क्या करेगी, बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेगी, आरबीआई से पैसा लेगी। आरबीआई से बैंक ने ली है 100 रुपये, ठीक है। आरबीआई ने बोला है कि भैया मेरे को 5% इंटरेस्ट रेट पर तुम 100 रुपये जो है वो दे देना। मतलब बैंक को आरबीआई को कितने देना है, 105 रुपये देना है। तो बैंक यहाँ पर जब लोन में 100 रुपये घुमाएगी तो बट ऑब्वियस है कि 5% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रखेगी, खुद को भी प्रॉफिट कमाना है, तो ये रखती है 8%। तो मतलब 100 रुपये इसको दिए तो ये वापस कितने देगा, 108 रुपये देगा। 108 रुपये बैंक को मिले, 105 रुपये बैंक ने आरबीआई को दे दिए, बीच में इसके खुद का 3 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से बैंक प्रॉफिट कमाती है। तो जो इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई बैंक को पैसा देती है वही होता है रेपो रेट। मतलब यही हमें रेपो रेट जो है वो देखने को मिलता है। अब फर्ज कीजिए रेपो रेट अगर बढ़ता है तो यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट रेट है ये भी बढ़ेगा। ये अगर 8% कर देती है तो ये यहाँ पर 10% कर देंगे, या फिर ये अगर यहाँ पर 2% कर देता है तो ये 8 की जगह यहाँ पर 5% कर देगा, है ना। तो ऐसे यहाँ पर हमें ब्याज दर कम ज़्यादा होते हुए देखने को मिलते हैं बेस्ड ऑन रेपो रेट। अब यहाँ पर बात ये भी है कि ये ब्याज दर कम ज़्यादा होने से फ़र्क क्या पड़ता है। अब देखिए ब्याज दर अगर कम हो गए, अब अगर गाड़ी का लोन है वो अगर 5% से 2% कर दिया गया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाड़ियाँ खरीदेंगे। मतलब गाड़ियाँ खरीदेंगे, डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या, इन्फ्लेशन राइज होगा। वही अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, तो फिर वैसे सिनारियो में अगर रेपो रेट इंक्रीज कर दिया जाए तो ब्याज दर इंक्रीज हो जाएंगे। 2% सीधे 8% अगर कर दी गए तो लोग खरीदेंगे क्या, नहीं खरीदेंगे। फिर अपने आप इन्फ्लेशन जो है वो डाउन आ जाएगा। तो मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर रेपो रेट जो आरबीआई है वो फ्लक्चुएट करती है, कम ज़्यादा करती है। तो अभी के सिनारियो में अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन जो है वो हाई चल रहा है। इन्फ्लेशन हाई चल रहा है तो फिर यहाँ पर क्या करना चाहिए, जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो रेपो रेट बढ़ा देना चाहिए, है ना। रेपो रेट बढ़ेगा, ब्याज दर बढ़ेंगे, लोग कम खरीदेंगे, डिमांड कम होगी तो अपने आप इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर आरबीआई ने बढ़ाए क्यों नहीं, आरबीआई ने कांस्टेंट क्यों रखे, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ है वो भी नहीं हो रही है। आरबीआई के दो पर्सपेक्टिव है, एक तो भैया ग्रोथ दिलाओ और यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो। अब इन्फ्लेशन तो हाई है लेकिन ग्रोथ लो है ना। नॉर्मली क्या होता है, ग्रोथ जब हाई होती है तो इन्फ्लेशन हाई होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हाई है, ग्रोथ यहाँ पर लो है। ऐसे सिनारियो को क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। देखिए ये मैं आपको शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने डिटेल में अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू ये सारी चीज़ें, ये सारे जो एग्जाम्पल्स है वो बताए हैं, है ना। तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बता रहा हूँ ये परसेप्शन के साथ कि आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो पता है, ठीक है। हालांकि इकोनॉमी के जब मैं लेक्चर्स लूँगा एमएम एकेडमी पर तब मैं आपको और अच्छी तरीके से एग्जांपल्स के थ्रू, यहाँ पर तो मैं फोटोज़ वगैरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो फोटोज़ के थ्रू एग्जांपल्स के थ्रू बताऊँगा। चलिए यहाँ पर ग्रोथ जो है इसको बोलते हैं हम स्टैगफ्लेशन। क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। मतलब यहाँ पर क्या है, स्टैग्नेंट है हमारी ग्रोथ, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ऐसे सिनारियो में ये हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए आरबीआई ने रेपो रेट कांस्टेंट रखे अभी के टाइम पीरियड में। लेकिन नॉर्मली अगर देखोगे तो काफ़ी कम भी किए। रिवर्स रेपो रेट जो है वो भी, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक जिस ब्याज दर से आरबीआई में जमा करती है पैसे, लोन मॉरेटोरियम दिया गया कि भैया आप आराम से अपने जो पैसे हैं वो बचा कर रखो, है ना। उसी के साथ गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा भी कई सारे मेजर्स लिए गए। फिजिकल साइड में अगर आप देखो गवर्नमेंट की तरफ से आत्मनिर्भर ये लाया गया, जो गरीब कल्याण योजना है वो लाई गई, फ्री में राशन बांटे गए। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कई सारे मेजर जो है वो लिए गए हैं। अब यहाँ पर गुड न्यूज़ क्या देखने को मिल रही है, गुड न्यूज़ ये है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो रिबाउंड अच्छी तरीके से हुई है। मतलब जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, या फिर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा या फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से बोल रहे थे कि जो वी कर्व है वो रिकवरी हमें देखने को मिलेगी, तो वो एक्चुअल में आ रही है। मतलब सीधा यहाँ पर नीचे आए थे हमारी इकोनॉमी और फिर यहाँ पर रिबाउंड जो है उसी रफ्तार से की है, जिस रफ्तार से नीचे आई थी उसी रफ्तार से ऊपर जा रही है ना। तो मतलब लोग जो है ये इस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं कि अब मुझे पैसा खर्च करने से कोई नहीं रोक सकता है, मालॉर्ड, इस तरीके से, ठीक है। नंबर 2, पहली चीज़ तो ये हो गई कि रिबाउंड हो रही है ना, पर्टिकुलरली गुड्स एंड इंडस्ट्रीज में। दूसरा है कि इन्फेक्शन रेट जो इंडिया में वो लोअर होता जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो ग्रोथ है वो हो रही है लेकिन इन्फेक्शन जो है वो भी बढ़ रहा है, वो कम हम होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन सेकेंड वेव जिस तरीके से यूरोप में आई है उसी तरीके सेकेंड वेव जो है फिर से इंडिया में भी आ सकती है, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है
कि ये एक पेंट अप डिमांड भी हो सकती है। मतलब क्या है कि लोग पिछले 4-5 महीनों से खर्च नहीं कर पाए हैं, तो ये 4-5 महीनों का एक साथ एक महीने में खर्च हो रहा है, तो इसलिए हमें हमारी इकोनॉमी जो रिबाउंड होती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे ही ये खत्म हो जाएगा वैसे ही फिर से इकोनॉमी जो है वो स्लोअर रेट पे देखने को मिलेगी। मतलब ये डब्ल्यू शेप्ड, ना कि वी शेप्ड, डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी हो सकती है। अलग अलग मैंने शेप्ड रिकवरीज भी मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो, है ना। तो ये जो है अलग अलग शेप्ड रिकवरी, तो इसमें डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी हो सकती है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और अगर आप देखोगे तो खासकर यहाँ पर गुड्स जो है उसमें तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो रहा है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना है कि हमारी ज़्यादातर जीडीपी जो है वो सर्विस पर डिपेंडेंट है, सर्विस पर। और अगर आप सर्विस सेक्टर देखोगे, होटल सर्विस बोलिए, प्रोफेशनल सर्विस बोलिए, कंस्ट्रक्शन सर्विस बोलिए, वो काफ़ी स्लोअर ग्रोथ पर रिकवर हो रही है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर 7 हमारे पास ऑप्शंस है जिससे कि सरकार जो हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ में, बूस्ट में ला सकती है। पहला तो ये है कि जो गरीब कल्याण योजना है उसके तहत सरकार खर्च कर रही है, नो डाउट खर्च करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हम स्टिमुलस दे देते हैं वहाँ पर तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। फिस्कल डेफिसिट क्या है, ये भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि सरकार के पास कुछ पैसा आता है और सरकार खर्च करती है। अब सरकार के पास अगर 100 रुपये आ रहे हैं, लेकिन सरकार अगर 200 रुपये खर्च कर रही है, तो ये एक्स्ट्रा जो 100 रुपये खर्च कर रही है वो उधार लेना पड़ेगा, और यही है फिस्कल डेफिसिट। अब ज़्यादा उधार लेना सही है क्या? बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए क्या है कि यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट अगर इंक्रीज होता है तो फिर प्रॉब्लमेटिक होगा, है ना। फिस्कल स्टिमुलस जब दिया जाता है तब तो प्रॉब्लम होती ही है। तो अब सिनारियो में क्या है कि यहाँ पर गरीब लोगों को जो पैसे दिए जा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कितना अफोर्ड कर पाएगी। बेस्ट बेट हो सकती है कि आप एमएसएमई जो उसको सपोर्ट करो, जिससे कि एटलीस्ट हमारा प्रोडक्शन जो है वो तो इंक्रीज हो, जिससे कि हमारी जो ओवरऑल जीडीपी है वो तो इंक्रीज हो। एज ऑफ नाउ एडिशनल टू कैश फ्लो इशू, स्मॉल बिजनेसेस जो है वो काफ़ी ट्रबल में है। एक तो कैश फ्लो इशू है ही, कैश फ्लो इशू जो है गवर्नमेंट ने सॉल्व करना चाहिए। उसी के साथ साथ जो अलग अलग कंप्लायंस बर्डन्स हैं, जीएसटी के बोलिए, लाइसेंसिंग के बोलिए, वो भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए उसको भी कम किया जाना चाहिए। अभी देखिए क्या है कि हर महीने यहाँ पर जीएसटी के लिए भेजो, फिर उसके बाद क्वार्टरली भरो, ये करो वो करो, ये सारे कंप्लायंस बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है उन्होंने यहाँ पर जो रेगुलेटरी यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल है उसको यहाँ पर रिड्यूस कर देना चाहिए स्मॉल बिजनेसेस के लिए, जिससे कि वो फ्रीली यहाँ पर फंक्शन कर सके, ना कि वो दबाव में कि यार ये करना है, अरे बाप रे ये भूल गया, ये करना है, ये नहीं। अभी पूरा वो ग्रोथ पर फोकस करने देना चाहिए उनको, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो हमें देखने को मिलती है, गवर्नमेंट जो है उन्होंने यहाँ पर हेल्पिंग इंडस्ट्रीज स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। अब बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या होते हैं कि अब फर्ज कीजिए रियल इस्टेट है ना, रियल इस्टेट है, रियल इस्टेट में बैकवर्ड लिंकेज में हमें देखने को मिलता है कि रियल इस्टेट मतलब कोई भी अगर बिल्डिंग बन रही है तो उसमें स्टील इंडस्ट्रीज जो है उनको भी फायदा होता है, सीमेंट इंडस्ट्रीज जो है उनको भी फायदा होता है। और फॉरवर्ड लिंक में अगर हम देखते हैं तो लोग परचेस करते हैं तो एक सर्विस सेक्टर के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप मिल जाता है। तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री पर और भी इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट है। अगर हम सिर्फ स्टील इंडस्ट्री देखते हैं तो स्टील इंडस्ट्री पर और कोई इंडस्ट्री डिपेंडेंट है क्या? नहीं, इतनी बड़ी कोई इंडस्ट्री डिपेंडेंट नहीं है, वो स्टील बनाती है। लेकिन रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऐसी है कि जिस पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है वो डिपेंडेंट है। मतलब अगर इसमें मंदी आ जाए तो हो सकता है इनमें भी मंदी आ जाए। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप देखिए कितनी सारी इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट है ना, और फॉरवर्ड इसमें भी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि जिनके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, रियल एस्टेट हो गया, उनको यहाँ पर हेल्प करनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। करंटली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर हम देखते हैं ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है एक्सेसिव रेगुलेटरी रेंट सीकिंग से, है ना। और यहाँ पर टाइटर इमिशन नॉर्म्स जो लाए गए हैं कि भैया आपको BS6 जो है वही बेचना है, मतलब पुरानी आपकी गाड़ियाँ जो खड्डे में गई, है ना। तो ये यहाँ पर गवर्नमेंट ने रिलैक्स करना चाहिए। तो इसलिए सोल्यूशन क्या है कि भैया आप GST जो है उसको कट कर दो, क्योंकि यहाँ पर 28% लग रहा है। अगर उसको कट कर देते हैं तो फिर यहाँ पर जो कीमतें हैं गाड़ियों की वो कम हो जाएगी और डिमांड उसकी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि लोग खरीदी करेंगे, उसको बूस्टअप मिलेगा। BS6 नॉर्म जो है उसको 1 साल के लिए कम से कम आप थोड़ा रिलैक्स कर दो, जिससे क्या होगा कि डिमांड जो है वो बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हम कर सकते हैं। थर्ड यहाँ पर हम आते हैं रियल इस्टेट। खासकर रियल इस्टेट को यहाँ पर हेल्प करना ज़रूरी है, जिस पर बहुत सारी इंडस्ट्री डिपेंडेंट है, जैसे कि सीमेंट हो गई, स्टील हो गई, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गए, इंटीरियर डेकोरेशन हो गए। इसलिए यहाँ पर क्या है
कि स्टैम्प ड्यूटी बोलिए, रजिस्ट्रेशन चार्जेस बोलिए, इसमें यहाँ पर रिडक्शन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या होगा कि इसकी डिमांड यहाँ पर इंक्रीज हो। डिमांड यहाँ पर क्योंकि काफ़ी कम हो गई है, काफ़ी कम लिक्विड ये हमें देखने को मिलता है रियल एस्टेट, है ना, तो इसलिए इसकी भी डिमांड इंक्रीज करने के लिए सारी चीज़ें करनी चाहिए। उसी के साथ फोर्थ हमें देखने को मिलता है कि ई कॉमर्स पर जितने भी रिस्ट्रिक्शंस है सब हटा दो। ई कॉमर्स पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस अगर लाकर रख देते हैं तो वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर क्या है वो हटा दो। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जो करना है उनको करने दो, जिससे क्या होगा कि ई कॉमर्स जो है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हमारी इकोनॉमी को रन करते रहेंगे और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी होता रहेगा, और उसी के साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी यहाँ पर मेंटेन होती रहेगी। तो यहाँ पर ई कॉमर्स है उसके रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर हटा देने चाहिए। फिफ्थ हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्राइस कैप जो है मेडिसिन पर, मेडिकल डिवाइसेस पर, वो यहाँ पर हटा देना चाहिए। देखिए प्राइस कैप लगाने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। सैनिटाइजर पर प्राइस कैप लगाई गई है, मास्क पर प्राइस कैप लगाई गई है, लेकिन क्या ही फर्क पड़ रहा है, वो तो बेच रहे हैं अंधाधुंध प्राइजेस पर ही। तो इसीलिए उस पर कुछ लगाकर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए वो हटा देना चाहिए, जिससे क्या है प्राइवेट सेक्टर भी अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो सके और वो भी प्रॉफिट जो है उसके लालच में यहाँ पर क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो सर्कुलेट कर सके। सिक्स्थ यहाँ पर है कि यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स को रिवर्स कर देना चाहिए। क्या हुआ, कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिए गए, है ना, कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया गया। अब कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने की वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेड था कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो जाए, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाए, क्योंकि क्या है कॉर्पोरेट टैक्स कम हुआ तो भैया यहाँ पर बिजनेस करना अब आसान है, यहाँ पर टैक्सेस कम देना पड़ेगा बिजनेसेस को, इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ये सोचा था। लेकिन हुआ क्या कि कॉर्पोरेट टैक्स कम करने की वजह से जो सरकार के पास टैक्स आ रहा था उसमें कटौती हो गई। पहले 100 रुपये आ रहे थे लेकिन अब 80 रुपये आ रहे हैं, है ना, और इन्वेस्टमेंट जो है उसमें भी कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए ये जो कम हो रहा है इसको थोड़ा फिर से बढ़ा दो, तो कम टाइम के लिए यहाँ पर जो कॉर्पोरेट टैक्स कट किया गया उसको रिवर्स कर देना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसको कट कर दो। पर्सनल इनकम टैक्स को अगर हम कट करते हैं तो लोगों के पास परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। अभी मैं टैक्स भर रहा हूँ 4 लाख, तो अभी मेरे पास अगर मेरे को अगर 2 ही लाख भरने पड़े तो फिर मेरे पास 2 लाख जो है वो सेव रहेंगे, ये 2 लाख मैं कहीं खर्च कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पर किया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद दूसरी भी चीज़ आती है कि पर्सनल इनकम टैक्स भरने वाले लोग ही बहुत कम है ना, तो उससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर 7th आता है कि इंपोर्ट ड्यूटीज जो है उसको यहाँ पर रेस करना या फिर रुपी को वीकेंड करना, इन दोनों में से अगर हमें चूज करना है तो हमें रुपी को वीकेंड करना ज़्यादा बेटर है। रुपी को वीक करना मतलब यहाँ पर अभी 73-74 चल रहा है रुपी, होने दो उसको 80 रुपीज़। अगर हम डॉलर्स की कंपैरिजन में बात करते हैं तो मतलब $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज़ हो जाने दो। याद है मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि अगर हमारा रुपी वीक होता है तो इंपोर्ट वालों को फ़ायदा होता है या एक्सपोर्ट वालों को मज़ा आता है? तो एक्सपोर्ट वालों को मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें पैसा मिल रहा है। फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पर जो एक आधा मतलब समझ लीजिए कि MM एकेडमी का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, MM एकेडमी का सब्सक्रिप्शन मैंने आउटर इसमें मतलब बाहर के इसमें फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने $1 रखा है, ठीक है, USA में अगर कोई परचेस कर रहा है तो मैंने $1 रखा हुआ है। अब $1 के बदले में मुझे अभी एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे तो 70 रुपीज़ मिलेंगे, है ना, 70 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर रुपी वीक हो जाता है तो फिर मुझे कितने मिलेंगे? $1 ही मेरी कीमत है लेकिन मुझे 80 रुपये मिलेंगे, मेरा प्रॉफिट हो गया, है ना। उसी के साथ अगर गुड्स की हम बात करते हैं तो मैं अगर कोई पेंसिल बेच रहा हूँ, पेंसिल है $1 की, ठीक है, तो मुझे 70 रुपीज़ मिल रहे हैं। लेकिन फिर अगर ये सस्ती हो जाती है, मतलब महंगा, ये रुपी जो है वो अगर सस्ता हो जाता है, 80 रुपये हो जाता है, तो मुझे 80 रुपये मिलेंगे। तो जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको फ़ायदा होता है, जो इंपोर्टर्स होते हैं उनको नुकसान होता है। तो यहाँ पर इंपोर्ट को हम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हैं कि इंपोर्ट कम हो जाए, है ना। तो इंपोर्ट कम अपने आप इससे भी हो सकता है अगर हम यहाँ पर ये बढ़ा दे तो, है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बजाय हम यहाँ पर रुपी को वीकेंड जो है वो भी होने दे सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितनी भी यहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड रिवाइव किस तरीके से किया जाए ये सिनारियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और नॉर्मल हमारे सिटीजन होने के नाते भी।